प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है। आज हम लोग स्टडी करेंगे ये लुसाक लॉ जो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन बतलाता है। देखते हैं ये लुसाक लॉ, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन बतलाता है। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, टेम्परेचर रिलेशन बतलाता है। ये लुसाक लॉ कहता है प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस ऑफ गिवन mass of gas is directly proportional to the absolute temperatures. Absolute temperature पता है किसको कहते हैं? हाँ सर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन रहेगा। हाँ सर एब्सोल्यूट जीरो थोड़ी नहीं कहे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बतला रहे हैं। जीरो भी तो होता है। जीरो होता तो जीरो केल्विन पे चला जाएगा ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, तो इसमें कभी भी डिग्री सेल्सियस पर नहीं निकालना। जितना भी कैलकुलेशन किया गया है वो टेम्परेचर केल्विन में ही किया गया है, तो केल्विन ही भी लेना हमेशा। केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कहाँ पे होगा ये? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, या एट डिफिनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कांस्टेंट वॉल्यूम, या हम कांस्टेंट वॉल्यूम ही लिखो यहाँ पे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम ही लिखो। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो P जो होगा ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं P डायरेक्टली T होगा, बकिया चीज़ का होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि P1 है ना बाय P2 बराबर का होगा T1 बाय T2, ये होगा। या फिर ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं P1 बाय T1 बराबर का होगा P2 बाय T2। ये दो फार्मूला आ रहा है इससे निकल करके, तो दोनों में से कोई भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करने। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एवोगाड्रोज लॉ। अब है हम लोग का एवोगाड्रोज लॉ। एक्चुअल में ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस था, लेकिन अब इसे लॉ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, एट ए गिवन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, equal volume of all gases, equal volume of all gases contain the same number of मोलिक्यूल। यानी कि इसका मतलब हो गया आई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। यानी कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? N के हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 मोल गैस, हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा देना, एक पॉइंट है यहाँ पे। 1 मोल गैस, 1 मोल गैस एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इतना होता है लगभग, ठीक है। NTP नहीं देते, यहाँ STP दे देना, सॉरी
1 मोल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू 22.4 लीटर। ये रखना कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है यस सर। या 273 केल्विन होता है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कभी STP पे लेगा तो STP पे लेना तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करना या फिर 273 केल्विन पुट करना। और अगर यहाँ पे NTP लेगा, हो सकता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ले, तो NTP तो यहाँ पे 25 डिग्री लेना या फिर 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर जो तुम्हारा 760 मिलीमीटर मरकरी आता है, ठीक है। ये बात दिमाग में एडजस्ट करके रखना है क्योंकि ये कैलकुलेशन में वहाँ पे यूज़ होता है। एवोगैड्रो लॉ से V का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू का लेंगे के जहाँ पे कहा कांस्टेंट हो जाएगा, के कांस्टेंट हो गया और N यानी कि जितना भी फैक्टर है सब कांस्टेंट रहेगा तो V का होगा N के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे N बराबर का होता है मास बाय मोलर मास, मास बाय का होता है मोलर मास होता है, या कैपिटल M से हम लोग इंडिकेट करते हैं या W से कहीं इंडिकेट करते हैं। तो मोलर मास हो गया ये, ठीक है ना। तो मास और मोलर मास, तो V का होगा यहाँ पे V इक्वल टू का हो जाएगा के M मास बाय मोलर मास होगा ना। लेकिन हम लोग देख रहे हैं मोलर मास, अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो मोलर मास बराबर का हो जाएगा यहाँ पे के M बाय V हो जाएगा। तो मास बटे वॉल्यूम का होता है, डेंसिटी होता है, नहीं होता है। तो मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा M इक्वल टू का हो जाएगा के D, जहाँ पे D का है डेंसिटी है ना। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, ये है तुम्हारा रिलेशन, है ना। के बराबर यहाँ पे जहाँ पे कहा होगा के बराबर कहा होगा कांस्टेंट है, ये के बराबर कांस्टेंट लिए है। और M जो है यहाँ पे कैपिटल M का है, मोलर मास है, यहाँ पे मोलर मास से को इंडिकेट किया कैपिटल M से मोलर मास। और जो स्मॉल m है इससे हम लोग क्या किया है मास को इंडिकेट किए, ये किसको इंडिकेट किया है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन पढ़े हैं उस सबको कंबाइन करेंगे और इसी को हम लोग क्या कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग देखिए अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़े थे, है ना। तो बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी V का होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हम लोग देखे थे, है ना। ये कौन सा लॉ है हम लोगों का, बॉयल्स लॉ है ना। ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ है ये, ठीक है। दूसरा लॉ हम लोग देखे थे चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे एवोगैड्रो लॉ, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके देखे थे, N के देखे थे। ये कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। जब इन सब को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा NT/P, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग क्या करते हैं जो प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ पे R, ये R का है कांस्टेंट है, और NT/P, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NRT भी लिख सकते हैं, यानी कि V इक्वल टू या PV इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो दोनों इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं। क्लियर, तो प्रॉब्लम यहाँ पे R इसमें कौन हो गया, R यहाँ पे ये है, यहाँ पे R का है ये गैस कांस्टेंट है, ये क्या है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। इसको उतारो, हम लोग इसकी यूनिट देखते हैं कि क्या होता है। R की अलग अलग
यूनिट आती है। यहाँ यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट हम लोग देखते हैं। आप यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, जो गैस कांस्टेंट का जो यूनिट जो है अलग अलग में अलग अलग वैल्यू रखता है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू है। तो गैस कांस्टेंट जो आर है इसकी यूनिट 0.0821 होता है लीटर एटमॉस्फेयर में, है ना। जहाँ भी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल सबके लिए कॉमन होगा सारे यूनिट के लिए, लेकिन यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर में होगा तो 0.0821 पुट करना है यहाँ पे। और अगर क्यूबिक सेंटीमीटर एटमॉस्फेयर पे होगा तो 8.21 पुट करना है यहाँ पे। कितना है यहाँ पे? 82.1 है। हाँ? इसका तो प्रॉब्लम क्लियर। 82.1 पुट करना, जब क्यूबिक सेंटीमीटर एटमॉस्फेयर में रहे तो 82.1 करना है यहाँ पे पुट करना है इसका वैल्यू। और अगर यही लीटर बार में हो तो यहाँ पे 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल में पुट करना। अगर ये ऐसा अगर दिया रहे लीटर बार में हो तो ये वाला वैल्यू पुट करना आर के लिए। और अगर यही आर्ग में हो, जिसको सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं, एनर्जी के फॉर्म में हो, तो आर की जो वैल्यू होगी वो 8.314 इंटू 10⁻7 होगा यहाँ पे, है ना। 7 आर्ग पर केल्विन पर मोल। और अगर ये जूल में होगा तो हम लोग जानते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 आर्ग होता है, तो ये क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा 10⁻7, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। और इसी का जो वैल्यू है वो कैलोरी में होगा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये डिफरेंट यूनिट है, वैल्यू है आर का डिफरेंट यूनिट में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट। यहाँ तो गड़बड़ हो गया है, देख सकते हैं इन डिफरेंट यूनिट जो भी हो, RENT डिफरेंट यूनिट ऑफ गैस हाँ, डिफरेंट यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। तो अलग अलग जो यूनिट है उसमें हम लोग यहाँ पे देखें आर की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है।